रोशनी के बाद जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा स्कैम जेम पोर्टल का। जेम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसका मकसद ये था देश भर में कि ट्रांसपेरेंसी के साथ परचेजिंग की जाए। सरकारी खाते से जो भी पैसा इस्तेमाल होना था किसी भी चीज की परचेजिंग के लिए, चाहे वो एक पेन हो या फिर एक बड़ा इक्विपमेंट हो, वो जेम पोर्टल के जरिए होना था, ई टेंडरिंग के प्रोसेस से कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ, ताकि सरकार का एक भी रुपया एक्स्ट्रा खर्च ना हो और क्वालिटी प्रोडक्ट सभी डिपार्टमेंट्स को मिल सके। लेकिन किस तरीके से जम्मू कश्मीर में इस जेम पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है हाई प्राइसेस के ऊपर परचेजिंग करने के लिए, और क्या सांठ-गांठ है जेम के साथ, इन डिपार्टमेंट्स की अलग अलग दुकानों के साथ, अलग अलग ट्रेडर्स के साथ, कि हाई प्राइसेस के ऊपर वही चीज जो मार्केट में आपको 2 रुपए की मिलेगी वो जेम के जरिए ई टेंडरिंग के बावजूद भी 10 रुपए की बेची जा रही है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ है आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह। बलविंदर जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि क्या फिगर्स आपके पास आए हैं, कितनी परचेजिंग जम्मू कश्मीर में हुई है, और जो परचेजिंग हुई है उसमें से क्या सभी परचेजेस में स्कैम है, या फिर कुछ एक ऐसे इंसिडेंट्स हैं, कुछ एक ऐसे इक्विपमेंट है जिसमें अगर आप देखें तो रेट हायर है? पल्लवी जी, जो मेरे पास डाटा हेल्थ का निकल के आया, अभी मैं पिछले 2 महीने स्टडी उनके पास स्ट्रगल करने के बाद कुछ डाटा निकाल पाया। सारा डाटा मुझे वहां से नहीं मिला था। मैंने उनको कहा था पिछले 2 साल में आपने कितनी परचेजिंग की, लेकिन मैं कुछ डाटा मुझे अंदर से मिला। यह भी मैं कहूँ, कुछ लोगों ने मुझे अंदर से कहा, जो लोग हानस भी हैं अंदर भी हैं। तो मुझे पिछले काफी देर से फीडबैक मिल रहा था पे जो जेम पोर्टल है इंडिया लेवल पे, ये इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये बड़े लोगों को प्रमोट करने के लिए। छोटा दुकानदार कोई भी वहां अपना माल नहीं बेच सकता, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन है। ये तो कहते थे ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें नहीं है, बिल्कुल ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है पूरा, तो लेकिन वो नहीं है। तो उसको साबित करने के लिए मैंने आरटीआई लगाई 2 डिपार्टमेंट में, हेल्थ में लगाई और एक रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में लगाई। हेल्थ में जब लगाई तो हेल्थ की बड़ी बोलने के बाद, वहां जाने के बाद, जदोजहद करने के बाद कुछ एक चीजें निकल के आई। तो जो चीजें निकल के आई वो उसमें से 100% सब में से फ्रॉड है। उन 100% सब में से हायर रेट पे परचेज की गई है। जितनी परचेज आपने अभी तक नोटिस की सभी में हायर रेट पे परचेज किया है। और हायर रेट कितना है? मान लीजिएगा एक पेन आपको मार्केट में 10 रुपए का मिलता है, क्या वो 15 रुपए का बेचा गया है, या फिर हाई की भी जो है हदें पार की गई हैं? हाँ, एक चीज इसमें बताऊं, जब में एक चीज है OEM वेरीफाइड। जो प्रोडक्ट OEM वेरीफाइड होता है उसमें धांधली नहीं रहती, वो भी एक कैटेगरी है। और जो ब्रांडेड आता है, जैसे कैनन की ओरिजिनल कोई चीज आती है, कैनन का कोई ये प्रिंटर खरीदते हैं, कोई लैपटॉप खरीदते हैं, कोई ऐसी चीजें जो, तो उसमें रेट्स की वेरिएशन नहीं होती ज्यादा। 2, 4, 5, 10% का अंडर द टेबल डील की जाती है, लेकिन रेट्स की मार्केट से ज्यादा वेरिएशन नहीं आती। चीजें रेट्स की वेरिएशन कहाँ आती हैं? जो ये ब्रांड पे नहीं खरीदते। जैसे मैं आपको बताऊं, ये ब्रांड भी खरीदा, वहां पर इन्होंने अल्ट्रासाउंड मशीन परचेज की, उसका डाटा मेरे पास जो आया, अल्ट्रासाउंड मशीन इन्होंने BPL की E-Cube 5 मशीन आज से 2 साल पहले पल्लवी जी परचेज की, और जो 2 साल पहले परचेज की उसकी कास्ट 13,18,000 में इन्होंने परचेज की विद 5 ईयर्स वारंटी। 5 ईयर्स वारंटी। और ये भी मैं आपको बताऊं, वारंटी नहीं चाहिए थी इनको, उससे भी इन्होंने 1 लाख 1.5 लाख रुपए फालतू दिया होगा। वारंटी क्यों नहीं चाहिए थी? 2019 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की हुई है, उसका नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट। ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पर उन्होंने टेंडरिंग कर दी हुई है। बीपी ऑपरेटर से लेकर बड़ी से बड़ी मशीन वो उस कंपनी ने ठीक करनी है, तो इनको वारंटी लेने की जरूरत नहीं थी। उसके बावजूद उन्होंने एक्सटेंडेड वारंटी 5 साल के लिए 1.5-2 लाख रुपए उसका भी दिया होगा। तो ये 13,18,000 की मशीन, तो आज पल्लवी जी उसी कंपनी की जो मुझे ये मशीन जो मैंने कोटेशन मंगाई है, ये कोटेशन मैंने उसकी मंगाई है उसी कंपनी से, ये 9,91,000 में दे रहे हैं। 9 लाख की मशीन 13 लाख में इन्होंने 13 लाख ही आज से 2 साल पहले। आज अगर 9,91,000 की मुझे मिल रही है, ये 2 साल पहले लेता है ये कम से कम 9 लाख की मिलती। 9 लाख की मशीन इन्होंने 13,18,000 में ली है, 4-4.5 लाख का 6 मशीनें ली हैं। तो अगर 4 लाख का था, 6 में 24 लाख का इन्होंने इसमें भी घपला कर दिया। सिर्फ एक मशीन में 24 लाख रुपए का घपला अभी तक 6 मशीनें परचेज की। 6 मशीनें परचेज की, एक मशीन में ये 3-4 लाख रुपए है, 6 मशीनों में 24 लाख रुपए का कम से कम इसमें बनती है मिस प्रिपरेशन। उसके बाद इन्होंने एक, इसे कहते हैं रेडिकॉन बाइनोकुलर पोलराइजेशन माइक्रोस्कोप, ये परचेज की। इसकी कास्ट इन्होंने ये परचेज की है 58,000 में। तो इन्होंने 58,000 में परचेज की है। उसी कंपनी से मैं ये कोटेशन मांग रहा हूं बाइनोकुलर उसी पोलराइजेशन माइक्रोस्कोप की। इसका भी नाम, इसका भी मार्क है, इसका भी है RBP68, वही मॉडल। ये कंपनी मुझे आज 31,000, लेकिन उस टैक्स डाल के 37,000 में दे रही है। 37,000 की चीज
इन्होंने 58,000 में परचेज की है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी के साथ जानना चाहूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो दुकानदार हैं वो आपके वाकिफ हैं, आपने उनसे कहा, आपको वो डिस्काउंट पे भेज रहे हैं, सरकार के साथ क्योंकि ऐसी कोई अरेंजमेंट है नहीं, वहां वो अपने नॉर्मल जो प्राइस है उस पर बेच रहे हैं, और साथ ही में जब ये चीजें प्रोक्योर की जाती हैं एमआरपी कोई चेक नहीं की जाती, देखा नहीं जाता कि मार्केट में इसका रेट कितना है? क्या जब प्रोक्योर की जा रही है तो इन्हें आइडिया नहीं है कि ये मशीन मार्केट में कितने की है? और इधर तो टेंडरिंग का सिस्टम इस तरीके से है कि लोएस्ट बिडर जो आपका होगा वो सिलेक्ट होता है जेम पे। तो ये कैसे मुमकिन हो पाया कि जो मशीन 38,000 की है या 32,000 की है वो 58,000 में खरीदी जा रही है? लोअर बिडर ये कैसे आ रहे हैं? देखिए, मैं खुद हैरान होता हूं। आप नेट सर्च कीजिए, गूगल पे जाइए, किसी भी मॉडल का किसी भी मशीन का डालिए, ये रेट वहां भी निकल जाता है। तो फिर इनके जो अफसर्स हैं, इनके जो सीनियर अफसर हैं, इनके जो डिपार्टमेंट के विजिलेंस अफसर्स हैं वो क्या करते हैं, इनके चीफ अकाउंट्स अफसर हैं वो क्या करते हैं? फिर मैं तो कहता हूं कहीं ना कहीं मिली भगत है। अगर आप नेट आम खोलोगे, बच्चा भी खोल के आज कोई चीज लेनी हो, बच्चे ने कोई भी छोटी से छोटी चीज, साइकिल लेना है, स्कूटर लेना, वो नेट पे जाके रेट सर्च करते हैं, नेट पे रेट मिल जाता है आपको। उसमें 2-4% की वेरिएशन हो सकती है वहां कैरेज। तो ये चीजें मैं नेट पे भी सर्च की हैं, नेट पे भी मुझे यही कास्ट है। ये जिस कंपनी से आप कहते हो ना भाई मैंने किसी जान पहचान, ये मैंने इनको ऑफिशियली मेल डाली, मेल डाल के इन्होंने मुझे रेट डाल दिया। इन्होंने कहा जिसका रेट है 48,000, उसमें हम 35% डिस्काउंट ऑफर करते हैं कंपनी, तो आपको कितनी चाहिए? मैं कहा जी मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे 1-2 चाहिए। तो अगर 1-2 लेने पे मुझे डिस्काउंट इतना मिल गया, तो इन्होंने 6 लेनी है, 8 ली है, तो इनको डिस्काउंट मिला होगा। मुझसे भी ज्यादा सस्ती इनको पड़नी चाहिए, लेकिन इनको मेरे से कम से कम 15-18 रुपए की मशीन महंगी मिली है। और उसमें भी इन्होंने सरकार को ये 50% ऊंचा गया इनका। इसमें इन्होंने सरकार को कितना लगाया? 1,63,872 रुपए का चूना लगाया, ये इस माइक्रोस्कोप में। अब आइए बात, लोएस्ट बिडर कैसे आ रहे हैं ये? बाकी जो इसी चीज में डील करने वाले, इसी प्रोडक्ट में डील करने वाले हैं, वो क्यों नहीं सिलेक्ट हो पा रहे? ये बड़ी शॉकिंग है, क्योंकि जो दुकानदार हमें कंप्लेंट करते हैं, कहते हैं यही चीज मैं इतने में देने को तैयार हूं, ये मुझसे नहीं लेते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मिली भगत है। और मैं जैसे फिर कहूंगा, इस डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ ने ये 7 ही वेंडर रखे हुए हैं, जिसमें आधिया एंटरप्राइजेस है, डीआर सेल्स है, एके एंटरप्राइजेस रूपनगर, सारे ही तकरीबन रूपनगर के जानीपुर के ही हैं, और एमवीएस हेल्थ केयर, सोडीमीर जॉइंट वेंचर, कॉपियर कॉर्पोरेशन गांधीनगर, वीपी सेल, ये 7 दुकानदार ही L1 कैसे आते हैं? क्वालिटी में कोई फर्क इनके प्रोडक्ट में बाकियों के प्रोडक्ट? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी क्वालिटी चेक नहीं की जाती, कंज्यूमेबल आइटम होती है। स्टेशनरी ले ली है इन्होंने, इस्तेमाल कर दिया अब क्वालिटी ने, लेकिन अल्ट्रासाउंड की क्वालिटी देखी जा सकती है। अच्छा, मैंने इंस्पेक्शन भी मांगी थी, इन्होंने मुझे इंस्पेक्शन डिनाई की। मैंने कहा मैं कार्ट्रिजेस आपने कौन सी ली मैं चेक करना चाहता हूं, इन्होंने मुझे डिनाई कर दिया, आपको हम नहीं दिखाएंगे। अब मैं इस बात पे हूं, ये 7 दुकानदार हैं, इन्होंने पलवी जी क्या किया, इन्होंने एक आप भी कंप्यूटर इस्तेमाल करती हैं, उसमें एक प्रिंटर में कार्ट्रिज लगती है, एक कार्ट्रिज कंपनी की आती है, वो बड़ी कॉस्टली होती है। पहली बार कंपनी की साथ आती है, उसके बाद आदमी फिर अपनी मर्जी से दूसरी कंपैटिबल लगाता है, कंपैटिबल जो उसमें सूट करती है, जिसमें फिट बैठती है। उसके अलग अलग नंबर हैं, जैसे रिको 354, जैसे 5024, 912 कैनन की, 326, 925। अच्छा, इन्होंने कार्ट्रिजेस लिए हैं कंपैटिबल कार्ट्रिज। एक होती है ब्रांडेड, उसको मैं चैलेंज नहीं करता। एक होती है OEM वेरीफाइड, उसको भी मैं चैलेंज नहीं करता। जो अनब्रांडेड कंपैटिबल कार्ट्रिजेस लिए हैं उसको मैं चैलेंज करता हूं। जो बाजार में मुझे कोटेशन मिली है वो 1850 की मिली है, रिको 354 की, इन्होंने वो ली है 9200 की। 1800 की चीज इन्होंने 9200 की ली है, 450% हायर रेट्स पे ली है। एक इन्होंने ली है। अच्छा, जिस दुकानदार से जिन्होंने माल परचेज किया उसने मुझे कोटेशन दी है, वो मुझे एक 912 की कैनन की एक कार्ट्रिज है, 912 उसकी कोटेशन दे रहा है 600 रुपए में, यहां सप्लाई कर रहा है वो 4800 में। ये तो बलविंदर जी आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है इस पे तो हम कोई सवाल नहीं खड़े करेंगे। सवाल ये बनता है कि ओवरऑल कितनी परचेजिंग J&K ने किए हैं और उसमें क्या एस्टिमेट लगाया जा सकता है, कितने करोड़ों रुपए का नुकसान सरकार को झेलना पड़ा है केवल इसी वजह से? उस पर आऊं, उससे एक थोड़ा सा टच करूंगा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के 2 डिपार्टमेंट से मुझे डाटा मिला कि उन्होंने लाइम पाउडर परचेज किया। मैंने उसके लिए पूछा था, उन्होंने लाइम पाउडर जो अखनूर में बीडीओ है, उन्होंने लाइम पाउडर परचेज किया। वो दुकानदार है वहां शर्मा एंटरप्राइज को अखनूर में, उससे वो परचेज करता है, उससे जो परचेज करता है उसका रेट वो देता है 12 रुपए में लेता है। जब मैं उस दुकानदार को फोन करता वो मुझे 8 रुपए में देता है। मैं 50% हायर रेट पे वो बीडीओ अखनूर ने वो माल परचेज किया। उसके बाद ये आ गया बीडीओ फ्लाई मंडाल, यहां का जो इनका इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर पंचायत है, इंस्पेक्टर पंचायत है राजेश कुमार, इंस्पेक्टर पंचायत, ये सांबा से जाके माल परचेज करता है। जो चीज जो मैं 12 रुपए की बात करता हूं वो जेम से नहीं ली, जेम से बाहर ली, लेकिन वो भी 50% हायर ली। जो जेम से ली वो 70% हायर पे गई। L1 आने के बजाय ये H1 चला गया, हायर साइड पे चला गया। सबसे ज्यादा ऊंचा रेट किसका? इन्होंने 14,000 किलोग्राम
लाइम पाउडर परचेज किया 15 रुपये 99 पैसे, जिनके 16 रुपये कह लीजिए। इसी शख्स को मैंने फोन किया, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है। उसने मुझे कहा जी 11 रुपये में दूंगा आपको, साथ में 10-15% कमीशन दूंगा। मैंने कहा कमीशन नहीं चाहिए, रेट बताओ। कहने का रेट आपको 9 रुपये 35 पैसे में दूंगा। मैं जो शख्स मुझे 9 रुपये 35 पैसे में दे रहा है, इन्होंने उससे 16 रुपये 15 रुपये 99 पैसे लिया। 14,000 किलो में रेट कितना बनता है? 1,30,000 जिसका रेट बनता है, इन्होंने वो 2,23,000 रुपये परचेज किया। यानी कि 2,20,000 की आइटम में ही ये 92,000 का सरकार को चूना लगा के, मैं पहले भी कहा चूने की परचेज में ही सरकार को चूना लगा के। तो ये बीडीओ ऑफिस का ही छोटी छोटी आइटमों की बात करते हैं, तो बड़ी आइटमों में आप सोचिए ये क्या। अब आपने पूछा टर्नओवर। जी जम्मू कश्मीर की जो ऑफिशियल वेबसाइट में जो डाटा बताया जा रहा वो 2202 करोड़ का है। 2202 करोड़ का ऑफिशियल डाटा आया। तो 2202 करोड़ के डाटे में मैं समझता हूँ कि 26% से लेकर ये मिनिमम मेरी 30% कमीशन बनी है इसमें, तो किसी में 400% भी है। तो ये कम से कम 500-600 करोड़ का ये स्कैम बनता है। और यही सिस्टम अगर पूरे हिंदुस्तान में चल रहा हो, मैं समझता हूँ चल भी रहा होगा, तो ये सिस्टम पूरे अगर हिंदुस्तान में है, तो हिंदुस्तान की जो टर्नओवर है जो वेबसाइट पे है वो 1 लाख करोड़ की है। अगर 1 लाख की करोड़ की टर्नओवर है पिछले 5 सालों से, तो मैं दावे से कहता हूं आज की डेट में 25 से लेकर 30-40 हजार करोड़ का स्कैंडल पूरे हिंदुस्तान में है। अगर 5 साल का पूरा करेंगे तो ये कहीं ना कहीं 2G से भी ज्यादा जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने बलविंदर जी कहा कि ई टेंडरिंग के सिस्टम में, और टेंडर में जनरली भी यही होता है कि आपकी लोएस्ट बिड है तो आपको सिलेक्ट किया जाता है। तो ये कैसे मुमकिन हो रहा है कि जहां पर कॉस्ट हायर है मार्केट से वो सिलेक्ट हो रही है? देखिए, मैं PWD का कॉन्ट्रैक्टर भी रहा, उसमें क्या है, वहां ट्रांसपेरेंसी है, टेंडरिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी है। किसी को नहीं पता होता पर टेंडर किसने कोट किया, किसने कोट किया, कहां से कोट किया, जम्मू से किया, बेंगलोर से किया, हैदराबाद से, किसी को नहीं पता होता। जब वो खुलता है, पूरी कमेटी बैठती है कि उनके पास होती है, वो खोलते हैं, सारे डाउनलोड करते हैं, फिर पता चलता है किसका क्या रेट आया। यहां पर ऐसा सिस्टम नहीं है। यहां पर इनको पहले ही पता होता है, भाई ये हमारे अपने दुकानदार हैं, हमारा पैसा है, उसको फोन करते हैं, भाई ये फर्नीचर है, ये दुकानदार है, भाई ये फर्नीचर है, तो अपना L1 बना के लिया। यहां पर जम्मू में भी कहीं कोई एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। और अगर छोटे लेवल पे अगर इन करोड़ कोई परचेज करनी है, तो पठानकोट में भी एक किसने कहा, IT सेक्टर में एक बंदा वो वहां बैठा हुआ 1% चार्ज करता है, वो आपकी मटेरियल को, आपकी आइटम को L1 ले आएगा। ये इनको पता है मैनिपुलेशन कैसे करनी है। किस तरीके से मैनिपुलेट लेकिन पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि जेम में तो कहा यही जाता है ट्रांसपेरेंसी है, जो टेंडर लगाने वाला है वो अपना रजिस्टर करेगा, वहां पर टेंडरिंग करेगा। और यहाँ पे तो ब्लैकलिस्टिंग का भी प्रोसेस है कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो सही नहीं उतरा है, या अगर आपने कोई किसी भी तरीके की ऐसे फेरबदली की है, तो ब्लैकलिस्ट भी हो जाते हैं बहुत सारे इस तरीके के वेंडर्स। जिससे आप 400% हायर रेट्स पे ले रहे हैं, आप कैसे उसको हिम्मत करोगे उसको ब्लैकलिस्ट करेगी? वो एक मिनट में नहीं चले जाएगा सबसे। भाई 400% हायर रेट्स पे मैंने कोई कमीशन देके अपना माल दिया, तो कैसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाऊंगा? मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में किसी ने आज तक जम में किसी ने ब्लैकलिस्ट किया? अब हिम्मत करें ना सरकार, मैंने डाटा दिया सरकार को, करें इन साथ के साथ को ब्लैकलिस्ट करें उनको अकाउंटेबल बनाए, और ठोके उनको सलाखों के पीछे ठोके, जो हमारे बाहर जो परचेजर बैठे हुए हैं, जिसको आपने पासवर्ड दिया, करो आप उसको अरेस्ट, फिर मैं देखूं आप कैसे करते हो। कहीं भी कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि यहां पर छोटा पटवारी पकड़ा जाता है, मास्टर पकड़ा जाता है, छोटा दुकानदार पकड़ा जाता है, बड़े की बहुत बड़ी लॉबी चलती है। ये अगर काम चल रहा है, छोटा मोटा नेक्सस नहीं है, इसके पीछे टॉप लेवल के अफसर आपके साथ इन्वॉल्व है। वरना आपका जो विजिलेंस अफसर होता है वो क्या करता है? तो हर डिपार्टमेंट इंटरनल विजिलेंस। टेंडरिंग का भी एक टाइम होता है कि इस समय टेंडर खुले हैं, फिर टेंडर बंद हो जाते हैं, तो किस तरीके से फोन करके या किसी तरीके से बताया जाएगा वेंडर को कि आप इस टाइम पर जो है इतनी अमाउंट डाल दें, ये हमारा L1 आ जाएगा? देखिए, ये उसको ये कहते हैं, बुलाते हैं घर में, भाई मेरे पास 10 लाख रुपए आया, हमने ये चीजें लेनी है, अब जाइए। अब मुझे कहीं ने ये भी कहा, ये उसको पासवर्ड ही दे देते हैं, ये ले जा बैठ के कहीं पर आराम से जाके, तो ये करके लिया। मेरे पास कई ऐसे एक्सपर्ट्स भी हैं जो ये चीज़ें पूरा खुलासा करते हैं कैसे बैठ। अब वो ऑफिशियली सामने आगे तैयार नहीं है, लेकिन मुझे जो फीडबैक मिला था, हमने उसी फीडबैक के आधार पे ये काम किया था, और उसमें मुझे बड़ी कामयाबी मिली कि आज मैं ये ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हुआ। कितना बड़ा स्कैम जो कि पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए। तो एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जाएंगे आप, कहेंगे कि भाई इसमें भी प्रोब किया जाए? किस ACB की बात करते हो? उसी ACB की जिसकी स्टोरी आपने कुछ देर पहले आपने भी चलाई, जो वो एम्प्लॉइज की जो इंश्योरेंस का स्कैम था, उसने तो उनको क्लीन चिट दे दी। अगर उसने तब क्लीन चिट दे दी, अब वो जो CBI में जा रहा केस, तो उस ACB भी कैसे हम रिलाई करेंगे? उसको कैसे देंगे जिसने इतने बड़े घोटाले को क्लीन चिट दे दी? तो वो इस घोटाले को क्या करेगा? हमारा वहां से भरोसा उन पर उठ गया हुआ है। मैं पिछले 5 सालों से जाता हूं उनके ऑफिस में, बड़ी कंप्लेंट्स की हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दी है, फिर भी 4-4 साल लग जाते हैं। और बाद में उसको ये कहा जाता है उस शख्स को, भाई ये कंप्लेंट करने वाला बलविंदर सिंह, आप इसको मना लीजिए तो हम आपकी फाइल को दबा देंगे। ये कहा गया हमें,
उसको बोलो आप विजिलेंस में माता, हम आपकी फाइल को दबा देंगे। लेकिन मैं जाता रहा। आज वो केस जीएडी में सैंक्शन के लिए पिछले 3 महीने से पड़ा है, किसी के खिलाफ मैंने केस किया था। तो वहां पर बिल्कुल किसी किस्म का कोई, आप समझो कोई एसीबी का नाम चेंज करने से, अब गधे पे शेर की खाल डाल दो, वो शेर नहीं बन जाता। नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता। विजिलेंस से एसीबी नाम किया, लेकिन उसमें कोई वर्किंग में फर्क नहीं पड़ा। आज भी उनकी वर्किंग वैसे ही है, किसी को भी उन्होंने बड़े मगरमच्छ को नहीं पकड़ा। अगर पकड़ा गया तो बड़ी मजबूरी में पकड़ा गया। इतने ब्यूरोक्रेट हमारे गन लाइसेंसेज में आए हैं, कभी कोई ज्यादा, क्योंकि उनकी भी लॉबी बड़ी स्ट्रांग लॉबी है, उन पर भी कोई ज्यादा असर होने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूं यह भी बड़ा ऊंचे ऊपरले लेवल का काम है। कहीं ना कहीं प्रेशर होंगे, कहीं ना कुछ होगा। अब हर जगह तो सत्यपाल मलिक जी आ नहीं सकते जो ये कहें भाई इसने मुझे ऑफर किया। मेरे जैसे बंदे की बात नहीं सुनेंगे तो जो पब्लिक डोमेन में आज मैंने लाई है, मेरा मकसद यही है। इसके बाद मेरे पास कोई पावर नहीं है, मेरे पास इख्तियारात नहीं है। सीबीआई में भी डेफिनेटली जाऊंगा। मैं एलजी साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप इन चीजों का कागनियस दिया करें। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा स्कैम है। कितनी इनएफिशिएंसी मानेंगे या फिर मानेंगे कि जानबूझकर इग्नोर कर रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट भी, क्योंकि सारे अकाउंट्स मैनेज होते हैं, ऑडिट होती है हर डिपार्टमेंट की। ये सारी चीजें तो ऑडिट में निकल कर आनी चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट को मालूम होनी चाहिए, जो अकाउंट्स में हैंडल कर रहे हैं उन्हें मालूम होनी चाहिए। क्या वो भी नजरअंदाज कर रहे हैं, इनएफिशिएंट है, या जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं? इससे कहा जाता है क्रिमिनल नेग्लिजेंस। मैं तो उसे क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहूंगा। एक ही शख्स नहीं है, अगर एक शख्स कहीं कोई बट साहब बैठे हैं तो वही सब कुछ कर लेंगे, उसके ऊपर उसको चेक करने वाले तो हैं जो पैसा रिलीज करते हैं। देखें भाई क्या लिया है। कुछ एक चीजें, ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है, इसमें बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। छोटी पेन ड्राइव है, आपने 500 गुना ज्यादा रेट पे ली है। कार्ट्रिज आपने 600 गुना रेट मेडिकल इक्विपमेंट जेएनके मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन है, वो देख सकती है। तो ये चीजें ऐसी क्यों होती है? ये डेलिबरेटली कहीं कुछ किया जाता है इन लोगों को प्रमोट करने के लिए। यहाँ तो बहुत बड़ा नेक्सस है, यहाँ तो इसकी जो शेयर है बड़ा दूर तक जाता है, तो इसलिए कोई बोलता नहीं है। तो मेरे जैसे कहीं बेवकूफ बन जाते हैं, आके इन चीजों पर आगे लाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो एज ए सिटीजन के हमारी भी कुछ ड्यूटीज भी बनती हैं, तो मैं उस ड्यूटीज का निर्वाह करता हूं। तो कहने को जो मर्जी कहें, मेरे खिलाफ भी कई बार फोन आते हैं, बड़ी सिफारिशें भी आती हैं, पर जब मैं किसी काम को टेकअप करता हूं उसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाता हूं। अब मेरा काम था पब्लिक डोमेन पे, अब मैं आप जैसे मीडिया के होस्ट से भी करूंगा कि इन चीजों को फॉलो करना भी आपसे, विजिलेंस वालों से पूछें, कभी मुलाकात हो आलजी साहब से उनसे पूछिए भाई ऐसे ऐसे स्कैम अगर निकल के आते हैं तो उसके ऊपर कोई इंक्वायरी क्यों नहीं की जाती, जो लोग जो कसूरवार हैं उनको अकाउंटेबल क्यों नहीं बनाया जाता। आखिर में बलविंदर जी, बहुत शोर मचाते हैं कई सारे लीडर्स भी और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज भी टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी को लेकर, तो क्या कहेंगे कि इन मामलों में वो चुप्पी क्यों साधे हुए बैठते हैं जहां पे सबसे ज्यादा टैक्स पेयर के पैसों की बर्बादी हो रही है? क्योंकि ये सरकारी विभाग जितने भी इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं, जो भी परचेजेस कर रहे हैं, परचेज तो टैक्स पेयर के पैसे से ही कर रहे हैं। बिल्कुल, जितना भी पैसा मैं जाता हूँ, हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें सिखाया गया, मैं नेशनल लेवल पे बड़ी बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूँ, हमें यही सिखाया जाता है ये जितना पैसा हमारा टैक्स पेयर्स का है, और हमारा ये नारा रहता है हमारा पैसा हमारा हिसाब। हम उसी जिम्मेदारी को लेकर यहाँ के पूछते हैं भाई ये पैसा हमारा है, हम लोगों का टैक्स पेयर्स का पैसा है, इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। तो उसी हिसाब पूछने के लिए हम ये चीजें लगाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पैसे का कैसे मिसयूज हो रहा है। हर शहरी ये चाहता है कि उसके पैसे का, उसका जो टैक्स पेयर्स का पैसा है उसका जुडिशियस इस्तेमाल हो। जुडिशियस इस्तेमाल हो तो मैं समझता हूँ अगर 500-600 करोड़ ये वेस्ट हुआ है और कहीं डेवलपमेंट कार्यों पर लग सकता था, लेकिन वो न लाके कुछ लोगों की जेब में गया। और मैं सरकार से ये भी मैं एक दरखास्त करूंगा कि जिन जिनके पास ये पासवर्ड्स हैं, उन लोगों की पिछले 5 सालों में उन्होंने कितनी कितनी धन संपत्ति इकट्ठी की उसकी भी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। तो डेफिनेटली उनके पास 2-2 4-4 गाड़ियां होंगी, उनके पास कोठियां बंगले होंगे, क्योंकि जिनके पास ये इसका पासवर्ड है, डेफिनेटली जो ये बायर है उसके पास उसकी संपत्ति की जरूर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। डेफिनेटली इसमें भी बहुत बड़े स्कैंडल निकल सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि रोशनी लैंड स्कैम के बाद एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है जेम पोर्टल के ऊपर, जिसमें नॉर्मल मार्केट कॉस्ट से ज्यादा कॉस्ट पर सरकारी विभाग जो है वो इक्विपमेंट और बाकी चीजें परचेज कर रहे हैं। ऐसा कहना है आरटी एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह का, और ये सब कुछ डेटा के बेसिस पर कह रहे हैं। और खुद इन्होंने अलग अलग दुकानदार से, अलग अलग वेंडर्स जिन्होंने वो प्रोडक्ट सप्लाई किए हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, उनसे जब पूछा तो उन्होंने बिल्कुल अलग ही एक पिक्चर पेंट की, अलग ही रेट्स बताए। यहां पर सवाल ये भी बनता है कि चेक इन बैलेंस कहां पर है, अकाउंटेबिलिटी कहां पर है? बड़ी बड़ी बातें की जाती है जम्मू कश्मीर में करप्शन को खत्म करने के लिए, लेकिन यहां पर क्या कमीशन चल रही है? यहां पर किस तरीके से ये सारी परचेजिंग की जा रही है, और बिना किसी को कानो कान खबर लगे हुए कि इतना सारा टैक्स पेयर का पैसा जो है वो बर्बाद हो रहा है और वो प्राइवेट वेंडर्स की जेबों में जा रहा है। अगर कोई सेटिंग है, अगर कोई सट्टा बट्टा बैठा हुआ है इन विभाग के लोगों का अलग अलग वेंडर्स के साथ, तो उसे भी जो है प्रोब करने की जरूरत है। और प्रोब करने की जरूरत है कोई इंडिपेंडेंट ऐसी जांच एजेंसी जो मालूम कर सके कि कितना बड़ा स्कैम है। एंटी करप्शन ब्यूरो से अब लोगों को कोई तवक्का नहीं रह गई। वो एक इंश्योरेंस का मामला था,
था, उससे लोगों का विश्वास जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो से उठ चुका है। एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम अब लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि कोई टीचर पकड़ा होगा, कोई ब्राइब लेता हुआ, कोई 10,000 कोई 5,000 का मामला होगा तो एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जाएंगे। ये बड़े बड़े करोड़ों के मामले जो है ये ऐसा लगता है एंटी करप्शन ब्यूरो की ज्यूरिसडिक्शन से ही बाहर है।